नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की परीक्षावाड़ी की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड सामान्य अध्ययन को कवर कर रहे हैं, वो भी परीक्षावाड़ी नामक पुस्तक के माध्यम से। अभी तक हम लोग वन लाइनर जो चीज़ें हैं उनको कवर कर रहे हैं। जो फैक्ट हैं, प्रारंभ में फैक्ट दिए गए हैं पेज नंबर 94 या 97 तक लगभग, तो उन चीज़ों को हम लोग कवर कर रहे हैं। उन चीज़ों को कवर करने के क्रम में हम लोग लगभग 11 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आगे शायद लगभग 5 या 6 वीडियो, 6-7 वीडियो मान लीजिए, कम से कम और बढ़ा लीजिए, कम से कम 10 वीडियो शायद लग जाएं और क्या करने में, पूरे के पूरे फैक्ट जो हैं, जो वन लाइनर चीज़ें दी गई हैं उस पुस्तक में, उसको कवर करने में। उसके बाद जो डिटेल्स में जो दिया गया है उसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे कवर करना। इसी तरह से हम लोग पूरे के पूरे उस पुस्तक को कंप्लीट करने के बाद ही इस यात्रा को समाप्त करेंगे। बीच में इसको हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। अब वन लाइनर जो फैक्ट दिए गए हैं उनमें कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, कुछ चीज़ें गैर महत्वपूर्ण हैं। तो सभी चीज़ों को हम लोग, जो महत्वपूर्ण भी हैं, जो गैर महत्वपूर्ण भी है, उन सभी चीज़ों को हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हम लोगों का कोई भी चीज़ स्किप ना होने पाए, कुछ छूटने ना पाए। तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आज का वीडियो हम लोगों का स्टार्ट होगा जनगणना से। जनगणना से रिलेटेड पॉइंट जो होंगे उनको देखा जाएगा यहाँ पे। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े देहरादून में जारी किए गए कब? जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े उत्तराखंड में, मतलब देहरादून में कब जारी किए गए? तो 31 मई 2013 को। 31 मई 2013 को 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़े देहरादून में जारी किए गए। 2011 के अनुसार राज्य में कुल मकान कितने थे? 2011 जो जनगणना हुआ है, उस जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो उत्तराखंड राज्य में कुल मकानों की संख्या कितनी थी? तो कुल मकानों की संख्या की बात करें तो 33,83,410। 33,83,410 यहाँ पे कुल मकानों की संख्या है, जिसमें से 25,12,669 ग्रामीण क्षेत्र में गांव है और 87,841 नगरीय क्षेत्र में मकान है। गांव नहीं, मकान। मकानों की संख्या कितनी है? 33,83,410। और उसमें भी गांव में जो मकान हैं वो 25,12,569। इनकी संख्या 25,12,569 है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में मकानों की संख्या 87,841 है। ठीक, आगे बात करें तो 2011 में राज्य की कुल आबादी व देश का प्रतिशत। 2011 में राज्य की कुल आबादी कितनी थी? तो यहाँ की कुल आबादी कितनी थी? 84,89,349। 84,89,349 यहाँ की कुल आबादी थी। जनगणना 2011 के अनुसार बात करें तो उत्तराखंड राज्य की कुल जो आबादी थी, कुल आबादी की बात करें तो 84,89,349। और वही देश का प्रतिशत बात करें, संपूर्ण देश में जितनी आबादी है उतनी आबादी का कितना प्रतिशत आबादी उत्तराखंड में है? तो 0.83%। 0.83%। 1% से भी कम लोग, 1% से भी कम आबादी है संपूर्ण भारत के मुकाबले उत्तराखंड में। मतलब संपूर्ण भारत की आबादी का 1% से भी कम आबादी उत्तराखंड में बसती है। तो 2011 जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में कुल आबादी 84,89,349 थी, जो कि पूरे भारत की आबादी का 0.83% है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पूरे भारत की आबादी का उत्तराखंड में कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है, तो आपको कहना है 0.83%, या फिर 1% से भी कम आबादी क्या करती है? उत्तराखंड में निवास करती है। 2011 में
राज्य की कुल आबादी व देश का प्रतिशत। 2011 में, सॉरी ये क्या है कि ऊपर वाला पॉइंट जो है वहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे क्या है 2001 है, क्या है 2001 है, 2011 नहीं, 2001 की जनगणना के अनुसार बात हो रही है। तो 2001 की जनगणना की बात करें तो इट्स माय फॉल्ट, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। गलती से यहाँ पे हम 2011 बार बार बोलते गए 2011, जबकि हो है यहाँ पे 2001। तो 2001 में राज्य की कुल आबादी व देश का प्रतिशत बात हो रही है 2001 की। तो 84,89,349 यहाँ की आबादी थी, जो कि संपूर्ण भारत की आबादी का 0.83% आबादी है। तो अगर आपसे पूछे कि 2000, मतलब ये तो नहीं पूछेगा, 2001 काफ़ी पुराना हो गया। 2001 की जनगणना, जो जनगणना से रिलेटेड प्रश्न होते हैं वो बहुत पीछे की जनगणना को नहीं पूछता है। कभी कभार बहुत ही जो रेयर केस में बहुत ही महत्वपूर्ण कोई टॉपिक या जनसंख्या वगैरह तो नहीं पूछेगा, जनसंख्या वगैरह नहीं पूछेगा। जैसे कृषि या अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ कोई अगर पॉइंट है, मान लीजिए अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ कोई पॉइंट है और वो जनगणना से ही रिलेटेड है, तो वो 1951, 1961, 51-61 तो नहीं, 71, 81, 91 ये सब पूछ सकता है। लेकिन जो जनसंख्या है, जनसंख्या कितनी रही होगी, ये बहुत पुराना जनसंख्या की डाटा नहीं पूछता है। तो ये क्या करिए, थोड़ा सा बस इसलिए याद रखना है हमें कि 0.83% ये 2001 में यहाँ की आबादी थी, क्योंकि 2011 में भी संपूर्ण देश के प्रतिशत की बात करें, संपूर्ण देश की आबादी का प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पे भी वही डाटा देखने को मिल रहा है। 2001 में भी वही डाटा देखने को मिला था। प्रतिशत की बात हो रही है, संपूर्ण देश की आबादी के प्रतिशत की बात हो रही है कि संपूर्ण देश की आबादी का उत्तर प्रदेश में, मतलब यहाँ उत्तराखंड में कितनी प्रतिशत आबादी निवास करती है। तो 0.83% आबादी निवास करती है, ये 2001 का जनगणना कह रहा है। और 2011 का भी जनगणना वही डाटा दे रहा है। हाँ, ये चेंज हो सकता है क्योंकि वो संपूर्ण देश की जो आबादी है, संपूर्ण देश की आबादी का यहाँ पे मतलब कि उसको आधार बनाया जा रहा है संपूर्ण देश। तो यहाँ पे डाटा इसलिए बदलेगा क्योंकि संपूर्ण देश की जो आबादी है वो बढ़ेगी, तो संपूर्ण देश की आबादी जितनी होगी उसका मुकाबला किया जाएगा। तो डाटा ये सेम हो सकता है, ये वाला सेम हो सकता है, लेकिन ये भी सेम हो सकता है, लेकिन बदला हुआ है। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये वाला डाटा तो सेम है, ये 0.83% यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये कैसे चेंज हो गया, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें किसकी, यहाँ पे अगर बात करें 2011 में राज्य की कुल आबादी व देश का प्रतिशत, तो 2011 में राज्य की कुल आबादी जो है वो हो जाती है 1 करोड़ से अधिक हो जाती है, 1,86,292, 1,86,292 यहाँ की आबादी हो जाती है, जो कि पूरे देश की आबादी का 0.83% है। पूरे देश की आबादी का 0.83% ये आबादी है। ठीक, आगे बात करें तो 2001 और 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड का स्थान बताना है। 2001 और जो 2011 की जो जनगणना है, इस जनगणना की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड का जो स्थान है वो कौन सा है। तो तेलंगाना के गठन के बाद इसका स्थान उत्तराखंड का 20वां था। 2014 से इनका स्थान क्या हो गया है, 21वां। तो इसका मतलब कि 2001 में इसका स्थान 20वां और 2014 में
21वां इनका स्थान था उत्तराखंड का। तो जनसंख्या की दृष्टि से मतलब सबसे अधिक जनसंख्या, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे करते 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 20वें स्थान पे उत्तराखंड 20वें स्थान पे है। 20वें स्थान पे था 2001 में, जबकि तेलंगाना का जब से गठन हुआ है 2014 से, उसके बाद इनका स्थान क्या हो गया है, 21वां हो गया है। तो इस समय जो याद रखना है वो जनसंख्या के दृष्टि से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड का स्थान 21वां है। कितना है, अगर आपसे पूछे कि 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान था, तो आपको बताना है 21वां स्थान था। आगे बात करें तो 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में पर्वतीय आबादी कितनी थी, इसको याद रखिएगा थोड़ा सा, और जो पॉइंट्स हैं उसके मुकाबले क्या है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। तो 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में से पर्वतीय आबादी कितनी थी, तो 64.90%। अब देख लीजिए, अब कह सकते हैं अब देख लीजिए कि जैसे 51%, कोई भी चीज़ अगर 51% है तो हम उसको अधिकांश कह सकते हैं। 51 जैसे 50 है तो ठीक है, आधा आधा है। 50% से थोड़ा सा अगर अधिक हुआ, 50% से थोड़ा सा अधिक हो गया, मतलब 51% हो गया, या संख्या है 100, तो 100 में 50-50 कर दीजिए और एक को कर दीजिए 51 और दूसरे को कर दीजिए 49। तो जो 51 वाला संख्या है उसको हम लोग ज़्यादातर अधिकांश शब्द कह के संबोधित कर सकते हैं कि ये क्या है, अधिकांश है। जैसे 100 क्या है, 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, उसमें से 49 क्या है, 100 लोगों में से 49 महिलाएं हैं, 49 कितनी क्या हैं, महिलाएं हैं, और 51 क्या हैं, पुरुष हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस जनसंख्या में अधिकांश पुरुष हैं। तो 50 से अगर 1% मतलब 50 से 1 आगे जाता है तो हम अधिकांश शब्द का आम तौर पे प्रयोग कर सकते हैं, अधिकांश शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब देखिए कि अगर इस प्रकार से अगर आपसे प्रश्न पूछे, यहाँ पे क्या है, गायब हो गया, आ जाओ, हाँ फिर गायब हो गया, आ जाओ, आ गया। जो यहाँ पे है ये इस वाले पॉइंट को देखिए, 2011 के अनुसार जनसंख्या में से पर्वतीय आबादी कितनी है, तो 64.90% है। तो ये सीधे सीधे अगर प्रश्न आपके सामने आता है तब तो आप जवाब दे ही पाएंगे कि हाँ, 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में से पर्वतीय आबादी कितनी प्रतिशत थी उत्तराखंड में, तो आपको बता देना है कि 64.90% या लगभग 65% आबादी क्या है, पर्वतीय आबादी है। तो इस डाटा के अनुसार हम एक शब्द कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड है वहाँ की अधिकांश आबादी क्या है, वहाँ की अधिकांश आबादी पर्वतीय आबादी है। अधिकांश शब्द का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। वहाँ की जो अधिकांश आबादी है वो क्या है, वो पर्वतीय आबादी है, क्योंकि ये 64 लगभग मान लीजिए 65% क्या है, वहाँ की आबादी पर्वतीय आबादी है। तो हम लोग अगर आपसे अगर जैसे पॉइंट बाय पॉइंट करके पूछता है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, या फिर कभी पूछता है कौन सा कथन असत्य है, तो ये कथन सत्य होगा कि उत्तराखंड की अधिकांश आबादी पर्वतीय है। ये कथन असत्य होगा कि उत्तराखंड की अधिकांश आबादी नगरीय है। उत्तराखंड की अधिकांश आबादी नगरीय है, ये पॉइंट बिल्कुल गलत होगा। उत्तराखंड की अधिकांश आबादी पर्वतीय आबादी है, ये पॉइंट बिल्कुल ही सही होगा। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो इसलिए ये चीज़ याद रखना है कि 64.90% क्या है, उत्तराखंड में पर्वतीय आबादी है। आगे बात करें तो 2011 के अनुसार जनसंख्या में मैदानी आबादी कितनी है, तो मैदानी आबादी 35.10%। 35.10% यहाँ पे मैदानी आबादी है। उसके बाद 2011 के अनुसार बात करें तो राज्य की कुल आबादी का गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में, इस पॉइंट को क्या करिए, इम्पोर्टेंट लिस्ट में डाल दीजिए। यहाँ पे बता रहा है कि कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में, मतलब गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में, पहले गढ़वाल है
क्योंकि ये क्रमशः दिया हुआ है। तो पहले गढ़वाल है, दूसरे नंबर पे है कुमाऊं। तो गढ़वाल के लिए क्या बताया जा रहा है डाटा इसमें 58.07% और कुमाऊं का जो डाटा है वो 41.93% कह रहा है कि 2011 के अनुसार राज्य की कुल आबादी का, अगर राज्य की बात करें, राज्य मतलब उत्तराखंड, तो उत्तराखंड राज्य की बात करें तो राज्य की कुल आबादी जितनी है उतने में से 58% आबादी कहाँ की है, गढ़वाल की, और 41% आबादी कहाँ की है, वो है कुमाऊं की। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि उत्तराखंड में अधिकांश आबादी गढ़वाल की ही है। ठीक, तो क्योंकि ये शब्द यहाँ पे सूट नहीं करेगा कि अधिकांश आबादी गढ़वाल की है, तो ऐसे इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे समझते हैं कि प्रश्न कैसे बन सकता है। हाँ, एक प्रश्न ऐसे बन सकता है, जैसे गलत और सही का पॉइंट अगर चुनना हो, जैसे गलत कथन और सही कथन चुनने के लिए आ जाए, कभी कभी गलत कथन चुनने को आता है, कभी कभी सही कथन चुनने को आता है, 4 ठो दे देता है, उसमें से चुनना होता है। तो ये कथन अगर आपके सामने आए कि उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल की जनसंख्या कुमाऊं की जनसंख्या की अपेक्षा अधिक है, गढ़वाल की जनसंख्या कुमाऊं मंडल की जनसंख्या की अपेक्षा अधिक है, तो ये लाइन बिल्कुल सही होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि गढ़वाल की जो आबादी प्रतिशत है, गढ़वाल में जो आबादी है वो 58.07% है, जबकि कुमाऊं में सिर्फ 41.93% आबादी है। तो इस प्रकार के अगर पॉइंट आपके सामने आते हैं, इस प्रकार के कथन, इस प्रकार के तथ्य अगर आपके सामने आते हैं, तो आप याद रखिएगा कि सही जो होगा वो यही होगा। अगर आपको ऐसे देखना है तो ये मान लीजिए एक लेबल बना लीजिए, एक लेबल में ये क्या है, ये अगर कुमाऊं है तो फिर ये क्या है, गढ़वाल है। ऐसे ये क्या है, ये गढ़वाल है, ये गढ़वाल है, और ये क्या है, कुमाऊं है। ये कुमाऊं है। तो अब ऐसे याद रखिएगा, ये क्या है, जनसंख्या वाला, ये जनसंख्या प्रतिशत का लाइन है, ये क्या है, जनसंख्या प्रतिशत की बिल्डिंग है, क्या है, जनसंख्या प्रतिशत की बिल्डिंग है। तो इसको याद रखेंगे कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का जो, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा। इस गोले में आप देखिए, जो हमने एक काम करते हैं, हम लोगों के पास सादा स्लाइड नहीं है, नहीं तो वहाँ पे देख लेते, लेकिन यहाँ पे भी दिख रहा है स्पष्ट रूप से। देख लीजिए आप कि जो छोटी वाली जो बिल्डिंग है वो कुमाऊं है, छोटी वाली बिल्डिंग जो कुमाऊं है, जो है वो कुमाऊं है, और बड़ी वाली बिल्डिंग जो है वो गढ़वाल है। तो ये देखिए, ये जनसंख्या की बिल्डिंग है, मतलब जनसंख्या प्रतिशत की बिल्डिंग है। तो यहाँ से जो तथ्य निकल के आएगा वो ये निकल के आ सकता है दो प्रकार से, उल्टा, एक तो उल्टा सीधा करके दो प्रकार के तथ्य निकाले जा सकते हैं कि कुमाऊं की अपेक्षा गढ़वाल में अधिक जनसंख्या प्रतिशत है, कुमाऊं मंडल की अपेक्षा गढ़वाल मंडल में जनसंख्या प्रतिशत अधिक है, तो बात तो सही है। या फिर ये कह दें कि गढ़वाल मंडल की अपेक्षा कुमाऊं मंडल में जनसंख्या प्रतिशत कम है, ये बात भी सही है। तो दोनों तरह से दोनों चीज़ें अगर करके आ जाए, एक चीज़ चाहे तो उल्टा इधर से करके चाहे उधर से करके आ जाए, तो आपको देख लेना है। कुल मिला के बस इतना देखना है कि गढ़वाल का जो बिल्डिंग है वो ऊपर है, कुमाऊं का बिल्डिंग जो है वो थोड़ा सा छोटा है। तो अगर इस तरह से भी दें कि गढ़वाल मंडल की अपेक्षा कुमाऊं मंडल की जनसंख्या प्रतिशत कम है, तो ये भी ठीक है। अगर ये दे रहा है कि कुमाऊं मंडल की अपेक्षा गढ़वाल मंडल की जनसंख्या प्रतिशत अधिक है, तो ये भी सही है। तथ्य या कथन अगर इस प्रकार से दे कि कुमाऊं मंडल की अपेक्षा गढ़वाल मंडल की जनसंख्या प्रतिशत कम है, कुमाऊं मंडल की अपेक्षा गढ़वाल मंडल की जनसंख्या प्रतिशत कम है, तो याद रखिएगा ये कथन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा।
ठीक है। तो इस प्रकार से इस चीज़ को याद रखना, कुल मिला के इतना रखना है याद कि गढ़वाल की जो बिल्डिंग है वो ऊपर है, कुमाऊं की जो बिल्डिंग है वो नीचे है, जनसंख्या दृष्टि के मतलब जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से। आगे बात करें तो 2011 के अनुसार 2011 के अनुसार केवल हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और देहरादून में निवास करती हैं राज्य की 51% जनसंख्या, मतलब मान लीजिए 52% जनसंख्या, लगभग 52%, 51.91% जनसंख्या सिर्फ 3 जिलों में निवास करती है। कहाँ पे? हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और देहरादून में। तो ये बड़ी बात है, इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि पूरे के पूरे उत्तराखंड की अधिकांश जनसंख्या सिर्फ 3 जिले हरिद्वार, ऊधम सिंह और देहरादून में निवास करती है। तो इस प्रकार के पॉइंट अगर आपके सामने आ जाए, इस प्रकार के कथन आपके सामने अगर आए कि उत्तराखंड की 51.91% जनसंख्या सिर्फ 3 जिले हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और देहरादून में निवास करती है, तो बिल्कुल ही सही होगा। यहाँ पे ज़िले में हेर फेर कर देगा अगर, तो आप देख लीजिएगा। जैसे पॉइंट अगर प्रश्न अगर बझाना चाहे तो इस प्रकार से बझा सकता है कि 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की 51.91% जनसंख्या केवल 3 जिले हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल में निवास करती है। तो यहाँ पे ये कथन क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि नैनीताल नहीं है, यहाँ पे देहरादून है। इसी प्रकार से ये किसी भी ज़िले में हेरफेर करके उस कथन को गलत कर सकता है। प्रश्न पूछने वाला एग्जामिनर क्या कर सकता है? किसी भी कथन के साथ छेड़खानी करके उस कथन को गलत कर सकता है, या फिर बिना छेड़खानी किए इस कथन को एज इट इज़ रख सकता है, जैसे कि तैसा यहाँ पे रख सकता है। तो अब हर तरह से इस चीज़ को झेलने के लिए तैयार रहिए, इस चीज़ का सामना करने के लिए तैयार रहिए। बस इतना याद रखना है कि हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और देहरादून, ये 3 राज्य ऐसे हैं, इनको मिला करके यहाँ पे सिर्फ मतलब कुल मिला के 51.91% जनसंख्या सिर्फ इन 3 ही ज़िले में निवास करती है। तो ये पॉइंट भी बन सकता है कि उत्तराखंड की अधिकांश जनसंख्या उत्तराखंड के सिर्फ 3 ज़िले हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और देहरादून में निवास करती है। तो इस डाटा का बिना यूज़ किए, अगर ये डाटा अगर एग्ज़ामिनर यूज़ कर ले तब तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। अगर ये डाटा एग्ज़ामिनर यूज़ नहीं कर रहा है तो फिर बझाने वाला काम हो जाएगा। अगर ये लिख देगा कि उत्तराखंड की अधिकांश जनसंख्या उत्तराखंड के सिर्फ 3 जिलों हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और देहरादून में निवास करती है, तो फिर ये कथन सही हो जाएगा। लेकिन ये डाटा यहाँ पे नहीं दिया रहेगा उस लाइन में, तो कन्फ्यूज़न वाला चीज़ रहेगा। लेकिन आप याद रखिएगा 50% से अधिक है, तो आम तौर पे हम मतलब कि हर जगह नहीं, लेकिन बहुत जगह हम लोग अधिकांश शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अगर 51% है, 52% है तो अधिकांश शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और देहरादून में उत्तराखंड की 51.91% जनसंख्या मतलब आधे से अधिक जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। 2011 में राज्य की कुल आबादी में पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो 2011 में राज्य की कुल आबादी में पुरुषों की 51,37,773। कितना? 51,37,773। तो इस भारी भरकम डाटा को हमें याद नहीं करना है। जो भारी भरकम इतना डाटा है इसको याद नहीं करना है। बहुत अगर याद करना है इस डाटा को तो 51 लाख या 51.5 लाख के लगभग ऐसे याद कर सकते हैं। 51-52 लाख ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे 51-52 करके 51-52 लाख करके ऐसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ की जो राज्य की कुल आबादी में पुरुषों की संख्या लगभग 51-52 लाख है 51,37,773 है, जो एग्जैक्ट डाटा है वो ये है। तो अब जो प्रतिशत है यहाँ पे पुरुषों और महिलाओं की जो तुलना में प्रतिशत है वो 50.93%। इसका मतलब है ये है कि उत्तराखंड में
पुरुषों की संख्या हल्की अधिक है, बहुत ज़्यादा अधिक नहीं है। आप देख रहे हैं 9-3% ही, मतलब कि अगर इसको 51 मान लीजिए तो महिलाएं 49% हैं, तो 1-2% का हेर फेर है महिलाओं और पुरुषों में। लेकिन ये बात सही है कि पुरुषों की संख्या अधिक है, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या की अपेक्षा उत्तराखंड में अधिक है, ये बात सही है। थोड़ा बहुत है लेकिन है। अब बात करें तो 2011 में राज्य की कुल आबादी में स्त्रियां कितनी हैं, तो ये 49,48,519 यानी कि 49.07% यहाँ पे स्त्रियां हैं। तो इतना याद रखना है कि 51% लगभग पुरुष हैं, 49% लगभग क्या है, स्त्रियां हैं उत्तराखंड में। 2001 में 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु समूह, 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु समूह यानी कि शिशु की जनसंख्या व प्रतिशत, तो शिशुओं की जनसंख्या जो थी वो 13,60,032 13,60,032 शिशु थे, यहाँ पे छोटे बच्चे थे 2001 में। 2001 में छोटे बच्चों की संख्या यहाँ पे 13,60,032 थी, जो कि संपूर्ण जनसंख्या का 16% ये था, 16.02%। तो कुल मिला के जो बच्चों की संख्या थी 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की संख्या उत्तराखंड में वो संपूर्ण जनसंख्या का 16.02% थी। वहीं 2011 में बात करें तो 2011 में ये डाटा बदल के 13.44% हो जाता है, मतलब कि ये डाटा कम हो गया। जहाँ पे बच्चों की संख्या 16.02% थी, वहीं यहाँ पे बच्चों की संख्या 13.44% हो गया। ठीक है, 2011 में। 2001 में अधिक थी बच्चों की संख्या, 2011 में बच्चों की संख्या क्या हो गया, बच्चों की संख्या हो गई कम। तो आपसे पॉइंट अगर इस प्रकार से पूछना चाहें, हालांकि इस प्रकार के प्रश्न बनने के बहुत कम चांस है, लेकिन आप अपने दिमाग में बस प्रश्न बैठा के फिर उसका उत्तर अपने ही दिमाग में क्या करिए, लाइए, तो इससे क्या होगा कि स्पष्ट रहेगा, दिमाग में बैठा रहेगा। अगर इस प्रकार के पॉइंट बने कि 2001 में शिशुओं की संख्या की अपेक्षा 2011 में शिशुओं की संख्या कम हो गई, 2001 में, या फिर हाँ पहले इस पॉइंट को देख लीजिए कि 2001 में जो शिशु हैं, शिशुओं की संख्या जो 2011 में जो शिशुओं की संख्या थी उसकी अपेक्षा क्या है, वो अधिक है। तो आप देख लीजिए सही है, 2001 में शिशुओं की संख्या 2011 में शिशुओं की संख्या की अपेक्षा अधिक है। या पॉइंट इस प्रकार के से दे कि 2011 में शिशुओं की संख्या 2001 में शिशुओं की संख्या की अपेक्षा कम है, तो ये भी पॉइंट क्या है, सही है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट सही होगा। हाँ, एक प्रकार से और पूछा जा सकता है, वो प्रकार कौन सा है, अगर ये कहे कि 2001 से लेकर, इस प्रकार के पॉइंट बन सकते हैं कि 2001 से लेकर के 2001 से लेकर 2011 तक, 2001 से लेकर 2011 तक शिशुओं की संख्या में कमी आई है। ठीक है, कमी आई है तो सही है, देख लीजिए 2011 में क्या है, 2011 में 13% है, जबकि 2001 में 16, मतलब 2001 में अधिक थी और 2011 में आकर के क्या हो गया, कम हो गया। तो ये पॉइंट भी सही हो जाएगा अगर ये लिख के देता है कि उत्तराखंड में शिशुओं की संख्या 2001 से लेकर के 2011 के बीच में लगातार कम हुआ है। क्या हुआ है, कम हुई है संख्या, शिशुओं की संख्या 2001 से लेकर के 2011 तक में शिशुओं की संख्या कम हुई है। तो ये कथन आपके सामने अगर कभी परीक्षाओं में मिले तो आप इस कथन को सही मानेंगे। अगर इस प्रकार से मिले कि 2000, अच्छा ऐसा लगेगा
जब ये पॉइंट लिख के आएगा तो ऐसा लगेगा कि मतलब जनसंख्या अधिक हो रही है तो शिशुओं की संख्या भी अधिक ही होगी, तो ऐसा लगेगा कि ये पॉइंट गलत है, क्योंकि ये क्या हुआ है, रिवर्स हुआ है, उल्टा हुआ है। 2011 में शिशुओं की संख्या 16% थी, 2001 में शिशुओं की संख्या 16% थी, 2011 में शिशुओं की संख्या 3% हो गई, मतलब कि लगभग 16, 17, 18 मतलब 13, 14, 15, 16 लगभग 3 या 3.5%, 3 या 3.5% की गिरावट आई है, 3.5% की लगभग गिरावट आई है। ठीक है, तो गिरावट आई है, लेकिन अगर आपके सामने इस प्रकार के तथ्य आए कि 2001 और 2011 तक इस बीच में शिशुओं की संख्या में कमी आई है, तो बड़ा अजीब लगेगा, ऐसा लगेगा कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, शिशुओं की संख्या कम कैसे होगा, अधिक ही होगा। तो आप मान लेंगे इस बात को कि ये तथ्य सही है, ये तथ्य मतलब ये तथ्य गलत है, इसको मान लेंगे कि ये तथ्य गलत है, लेकिन बिल्कुल सही है। 2001 से लेकर के 11 के बीच में शिशुओं की संख्या क्या हुई है, कम हुई है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर इस प्रकार से अगर आपके सामने कथन पेश करता है कि 2001 से लेकर के 2011 के बीच में शिशुओं की संख्या कम हुई है, तो आप इस कथन को सही मानेंगे। अगर 2001 से लेकर के 2011 के बीच में शिशुओं की संख्या अधिक हुई है, ये पूछता है, तो आप इस कथन को गलत मानेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि 2011 में कुल शिशु आबादी में पुरुष व महिला शिशु प्रतिशत, मतलब कि छोटे छोटे बच्चों में बच्चियां और बच्चे कितने हैं, तो जो पुरुषों की संख्या है, जो छोटे लड़के हैं, छोटे छोटे लड़कों की संख्या 52.90% और छोटे छोटे लड़कियों की संख्या जो है वो छोटी छोटी लड़कियों बच्चियों की संख्या 47.10% है। तो इस प्रकार के मुकाबले वाला जो जैसे ये क्या आप कम वो कंपेयर करके अगर कोई प्रश्न कोई चीज़ है तो पूछ सकता है, इस प्रकार के तथ्य बना सकता है कथन के रूप में कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो इसमें क्या कर सकता है, मुकाबला करके कंपेयर करके कोई कथन तैयार कर सकता है। यहाँ पे भी इस प्रकार के कथन तैयार कर सकते हैं कि जो महिला शिशु हैं 2011 जनगणना के अनुसार महिला शिशुओं की संख्या जो है, महिला शिशुओं की संख्या की अपेक्षा पुरुष शिशुओं की संख्या अधिक थी, तो ये सही होगा, ये क्या होगा, सही होगा। अब इस यहाँ पे तो अंदाज़ा सही ही निकलेगा क्योंकि पुरुषों की संख्या अधिक है और महिलाओं की संख्या अधिक है, तो यहाँ पे बच्चों में भी वही डाटा सेम है, पुरुष शिशु की संख्या अधिक है, महिला शिशु की संख्या कम है। जिस प्रकार से जो युवा पुरुष हैं या संपूर्ण पुरुष की बात कर लें, उत्तराखंड में संपूर्ण पुरुष मतलब युवा हो चाहे वृद्ध हो चाहे बच्चे हों, कुल मिला के पुरुषों की संख्या अधिक है, महिलाओं की संख्या कम। तो यहाँ पे भी शिशुओं के भी संदर्भ में वही डाटा है, मतलब डाटा वही नहीं है, मतलब कि नियम नहीं, मतलब कि क्या है, वो जो तथ्य है वो सेम है कि पुरुष शिशु की संख्या महिला शिशु की संख्या से क्या है, अधिक है, ये चीज़ ठीक सेम है। 1991 से 2001 के दौरान राज्य की आबादी में वृद्धि व वृद्धि दर, तो वृद्धि इतनी हुई है, इस डाटा को बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, वृद्धि दर जो है इस चीज़ को याद रख सकते हैं, तो वृद्धि दर 20.41% की रही है। 2001 से 2011 के दौरान राज्य की आबादी में वृद्धि दर कितनी रही, 18.81%। तो देख लीजिए वृद्धि दर क्या हो गई है, कम हो गई है। कब से, 2001 से लेकर के 1991 से यहाँ पे वृद्धि दर जो रही है वो 20 रही है, 20.41%। वहीं 2001 से 2011 के बीच में जो वृद्धि दर रही है वो क्या रही है, वो 18.81% रही है। यहाँ पे भी आप अपने से ढेर सारे प्रश्न तैयार करके उसका उत्तर दें ताकि आपके दिमाग में चीज़ें स्पष्ट रूप से बनी रहें। 2001 से 2011 के दौरान 10 की वृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई है, केवल देहरादून और हरिद्वार में, शेष 11 जिलों में क्या हुई है, गिरावट आई है। इस चीज़ को याद रखना है। आगे बात करें तो 2001
से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी कहाँ पर हुई है? तो देहरादून में 7.33% की दशकीय वृद्धि देहरादून में हुई है। कहाँ पे? देहरादून में। 2001 से 11 के दौरान 2 जिलों की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? 0 से नीचे भी रही है। किसकी? पौड़ी और अल्मोड़ा की। पौड़ी और अल्मोड़ा की दशकीय वृद्धि दर 0 से भी नीचे रही है। बात करें 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर दशकीय वृद्धि दरें कितनी रही? वो रहीं कितने? 17.70%। 2011 में दशकीय वृद्धि दर में देश में राज्य का स्थान कौन सा था? देश में राज्य का स्थान 18वां था। इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे क्या है कि 2001 और 2011 में राज्य का औसत घनत्व क्रमशः कितना था? मतलब 2001 में कितना था और 2011 में कितना था? 2001 में औसत घनत्व कितना था? 159 और 2011 में 189 हो गया। कितना हो गया? 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये औसत घनत्व हो गया। 2001 से लेकर 11 के दौरान जन घनत्व में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुआ है? हरिद्वार में हुआ है। तो 2001 से लेकर के 2011 में जन घनत्व की सर्वाधिक वृद्धि हरिद्वार में हुई है। इस चीज़ को क्या करिए? याद रखिए। 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर जन घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जन घनत्व में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान 25वां रहा है। देश के सभी राज्यों में जन घनत्व के मामले में उत्तराखंड का स्थान 25वां रहा है। आगे बात करें तो 2001 और 2011 में राज्य में औसत लिंगानुपात रहा क्रमशः 962 और 963 प्रति हजार। मतलब कि लिंगानुपात का मतलब प्रति हजार का मतलब ये कि हजार जो हैं वो कौन सा है? वो पुरुष हैं। वो क्या है? मेल हैं। मेल क्या है? 1000 हैं। तो महिलाएं कितनी हैं? 963। अगर आदमी 1000 हैं तो महिलाएं कितनी हैं? 962। तो इस प्रकार से ये डाटा पेश किया जाता है लिंगानुपात का। तो 2011 की बात करें तो 2011 में 1000 पुरुषों में 962 महिलाएं थीं। 1000 पुरुषों पर 962 महिलाएं थीं, जबकि 2011 में 1000 पुरुषों पर 963 महिलाएं हो गई। बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है, सिर्फ एक का अंतर देखने को मिला है। 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर औसत लिंगानुपात कितना था? तो 943 प्रति हजार। 943 औसत लिंगानुपात की बात करें तो 943 का मतलब है कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं उत्तराखंड में 2011 के अनुसार। 2011 में लिंगानुपात में देश में राज्य का स्थान 13वां रहा है। 13वां लिंगानुपात में देश में 13वां स्थान है उत्तराखंड का। बात करें 2001 से 2011 में शिशु लिंगानुपात 2001 में कितना रहा है? 2001 में 967 और 2011 में 890, मतलब कि कम हुआ। 2011 में 2001 की अपेक्षा शिशु लिंगानुपात कम हो गया। ठीक। 2001 और 2011 में राज्य की औसत साक्षरता है क्रमशः। औसत साक्षरता 71.62% और यहाँ पे 78.82%। तो इस पॉइंट को आप हल्का सा अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा कि 2011 में मतलब 2001 में बात करें तो उत्तराखंड की औसत साक्षरता 71.62% थी, और वहीं बात कर ले 2011 की तो 2011 में उत्तराखंड की औसत साक्षरता कितनी थी? 78.82%। तो 2001 से लगा करके 2011 के बीच में उत्तराखंड राज्य की औसत साक्षरता में वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो ये पॉइंट आपको सही मिलेगा। ये पॉइंट सही है, ये कथन सही है कि 2001 से लगा करके 2011 के बीच में उत्तराखंड राज्य में औसत साक्षरता में वृद्धि हुई है। ये बात सही है।
अगर ये बात कहा जाए कि 2001 से लगा करके 2011 के बीच में उत्तराखंड राज्य में औसत साक्षरता में गिरावट आई है तो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि बढ़ोतरी हुई है। जहाँ पे 2001 में 71.62% था, वहीं 2011 में आकर के 78.82% हो जाता है यहाँ की औसत साक्षरता। 2001 व 2011 में औसत साक्षरता में देश में राज्य का स्थान 17वां रहा है। तो 17वें स्थान पे है। साक्षरता की दृष्टि से बात करें तो उत्तराखंड का स्थान 17वां है। तो इस तथ्य को भी आप याद रखिए, इस फैक्ट को याद रखिए। तो 2001 में भी 17वां था, 2011 में भी 17वां था। तो कुल मिला के औसत साक्षरता में देश में राज्य का स्थान, उत्तराखंड राज्य का स्थान 17वां है। 2001 से 11 में राज्य में कुल पुरुष साक्षरता क्रमशः 83.83% और जो 2011 में रही है वो 87.40%। तो यहाँ पे भी क्या वृद्धि देखने को मिल रही है। 2001 में जहाँ पुरुषों की साक्षरता दर थी 83.3%, वहीं 2011 में पुरुषों की साक्षरता जो पहुँच गई वो 87.40% पुरुषों की साक्षरता पहुंच गई। तो 2001 में बात करें तो उत्तराखंड में 83.3% लोग पढ़े लिखे मिले और 2011 में 87.40% पढ़े लिखे लोग मिले। मतलब कि 2001 से लगा कर के 2011 तक जो पुरुष हैं, पुरुषों में साक्षरता दर बढ़ी है। मतलब कि पुरुष अधिक साक्षर हुए हैं, पढ़े लिखे अधिक हुए हैं। 2011 में पुरुष साक्षरता में देश का कौन सा स्थान रहा है? तो 13वां स्थान रहा है। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो पुरुष साक्षरता दर की दृष्टि से ये क्या हो गया, एक मिनट, 2011 में क्या आ गया, ठीक है। 2011 में पुरुष साक्षरता में देश में राज्य का कौन सा स्थान रहा है? 13वां स्थान रहा है। 2001 और 2011 में राज्य में महिला साक्षरता दर क्रमशः कितनी रही है? तो 2001 में महिला साक्षरता दर रही है 59.6% और वहीं 2011 में 70% हो गई। तो एक डाटा ऐसा भी बन सकता है कि पीछे अगर चलें ये वाला, तो हम देखें कि पुरुषों की साक्षरता में, और जैसे पुरुषों की साक्षरता दर कितनी रही है, 2001 में 71 रही है और 2011 में 78 हो गई। तो बढ़ा कितना? कुल मिला के लगभग 7% बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 7%। नोट करिएगा, सिर्फ 7% बढ़ा है। वहीं महिलाओं की बात कर लें तो महिला 59 से कितना हो गया? 70, मतलब 60-70, मतलब लगभग 11% बढ़ा है। क्या बढ़ा है? 2001 में जितनी महिलाएं साक्षर थीं उससे 11% अधिक साक्षर महिलाएं 2011 में हो गई। कितना अधिक? 11। जबकि पुरुषों में ये जो बढ़ोतरी की संख्या है, बढ़ोतरी दर की संख्या है, वो कितना है? सिर्फ 7%। 7 और 4 11, मतलब कि 4% का फ़र्क है। 2001 में जितने पुरुष पढ़े लिखे थे उससे मान लेते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत अधिक लोग पढ़े लिखे हो गए 2011 में। लेकिन महिलाओं की बात करें तो 2001 में जितनी महिलाएं पढ़ी लिखी थीं उससे बहुत अधिक महिलाएं पढ़ी लिखी हो गईं 2011 में। ये हम कह सकते हैं। ऐसे इस चीज़ को समझने के लिए इस तरह की बातें की जा सकती हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आप याद रखिएगा कि जो साक्षरता दर बढ़ी है पुरुषों में, उससे अधिक तेज़ी से उनकी साक्षरता दर बढ़ी है महिलाओं की 2001 से लेकर के 2011 में। तो इस तरह के भी जो कंपेयर करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस तरह के भी कथन आपके सामने रखे जा सकते हैं। तो इन सब डाटा को थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठाने से आप क्या करेंगे? स्पष्ट रहेंगे। वहाँ पे जब प्रश्न आपके सामने चीज़ें कथन के रूप में आएंगी तो आप देख के समझ जाएंगे कि ये कथन सही है या फिर गलत है।
तो ये डाटा यहाँ पे रहा है महिलाओं के दृष्टिकोण से। बात करें सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन से रहे हैं? अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। अल्मोड़ा में जो शिशु लिंगानुपात रहा है 922, मतलब कि 900 मतलब 1000 पुरुषों पर 922 महिलाएं, मतलब लड़कियां। शिशु लिंगानुपात की बात हो रही है, शिशु मतलब छोटी छोटी लड़कियां, छोटे बच्चों की बात हो रही है। तो और पिथौरागढ़ में कितना रहा है? 816 रहा है। तो सर्वाधिक व सबसे कम, सर्वाधिक जो लिंगानुपात रहा है वो अल्मोड़ा में रहा है, और सबसे कम लिंगानुपात जो रहा है वो रहा है पिथौरागढ़ में। सर्वाधिक और सबसे कम जनघनत्व वाले जिले हरिद्वार और उत्तरकाशी, क्रमशः जो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला रहा है वो हरिद्वार रहा है, और सबसे कम जनघनत्व वाला जिला उत्तरकाशी है। सर्वाधिक और सबसे कम औसत साक्षरता वाले जिले, तो सर्वाधिक औसत साक्षरता वाला जिला देहरादून, और सबसे कम औसत साक्षरता वाला जिला क्या है? ऊधम सिंह नगर। देख लीजिए, जो यहाँ पे साक्षरता दर सबसे अधिक है वो 84 है, और सबसे कम साक्षरता दर है वो 73 है। मतलब कम से कम 9% का सिर्फ फ़र्क देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला और सबसे कम साक्षरता वाले ज़िले में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब कि अधिकांश लोग पढ़े लिखे होंगे, तभी क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि देहरादून में 84% लोग पढ़े लिखे हैं और ऊधम सिंह नगर में लगभग 60 और 50 के आसपास पहुंच जाए, तो ऐसा नहीं है। मतलब कि वहां पर भी काफ़ी लोग पढ़े लिखे मिलेंगे आपको। सर्वाधिक व सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले, तो पुरुष साक्षरता की बात करें तो रुद्रप्रयाग में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है। रुद्रप्रयाग में आप देखेंगे कि 90 लगभग 90.90% लोग यहाँ पे पुरुष में जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। तो रुद्रप्रयाग की बात करें तो लगभग 94% पुरुष यहाँ पे पढ़े लिखे मिलेंगे आपको, रुद्रप्रयाग की बात हो रही है। और वहीं पे हरिद्वार में 81.04% पुरुष पढ़े लिखे मिलेंगे। यहाँ पे भी देखिए, इस डाटा में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 93 हैं तो वहाँ पे 40-50 हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो पुरुष साक्षरता की बात यहाँ पे हो गई। बात करें सर्वाधिक व सबसे कम महिला साक्षरता वाले ज़िले कौन से हैं, तो देहरादून जो है वो सर्वाधिक कम महिला साक्षरता वाला ज़िला है। सर्वाधिक और सबसे कम, मतलब सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला देहरादून है, और सबसे कम महिला साक्षरता वाला ज़िला जो है वो क्या है? उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी में महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं, देहरादून में महिलाएं अधिक पढ़ी लिखी हैं। जननांग की दृष्टि से एकाधिक जिलों की बात करें तो वो 10 या 15 लाख से अधिक आबादी वाले ज़िले घटते क्रम में, तो 3 ज़िले ऐसे हैं। पहले तो हरिद्वार, देहरादून और ऊधम सिंह नगर। ये क्रम से भी सवाल पूछे जा सकते हैं कभी कभार, और पूछे जाते हैं। 5 लाख से अधिक आबादी वाले ज़िले क्रमशः 7 ज़िले हैं, देहरादून, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी, अल्मोड़ा और पौड़ी। ये क्या है? ये 5 लाख से अधिक आबादी वाले ज़िले हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 ज़िले घटते क्रम में बात करें तो हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल हैं। बात करें सबसे कम जनसंख्या वाले 4 ज़िले बढ़ते क्रम में, तो रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर और उत्तरकाशी ये क्रमशः बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में है। सॉरी, क्या है? बढ़ते क्रम में। सर्वाधिक शिशु प्रतिशत अनुपात वाले 4 ज़िले क्या हैं? ये घटते क्रम में है। अगर बात करें तो हरिद्वार 15.11%, चंपावत 14.26%, उत्तरकाशी 14.03% और ऊधम सिंह नगर 13.90%। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 4 ज़िले घटते क्रम में, तो ऊधम सिंह नगर 33.35%, वहीं पे देहरादून 32.33%, हरिद्वार 30.63% और नैनीताल 25.13% है। बात करें सबसे कम वृद्धि दर वाले 4 ज़िले बढ़ते क्रम में, तो सबसे नंबर 1 पर है पौड़ी,
1.41%, उसके बाद अल्मोड़ा 1, यहाँ पे क्या है माइनस में है, -1.41%, उसके बाद -1.28%, उसके बाद टिहरी है, टिहरी क्या है प्लस में है 2.35%, और बागेश्वर है प्लस में है 4.18%। वहीं बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले घटते क्रम में, तो पहले तो अल्मोड़ा है 1139, रुद्रप्रयाग 1114, पौड़ी गढ़वाल 1103 और बागेश्वर 1190। तो ये सर्वाधिक लिंगानुपात है, मतलब 1000 पुरुषों पर 1139 महिलाएं कहाँ पर हैं, अल्मोड़ा में। 1000 पुरुषों पर 1114 पुरुष महिलाएं क्या हैं, रुद्रप्रयाग में। 1000 पुरुषों पर 1103 महिलाएं कहाँ पे हैं, पौड़ी गढ़वाल में। 1000 पुरुषों पर 1090 महिलाएं हैं बागेश्वर में। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले हैं अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और बागेश्वर। सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में, तो हरिद्वार है, यहाँ पे 1000 पुरुषों पर 880 महिलाएं हैं। उसके बाद देहरादून है, यहाँ पे 1000 पुरुषों पे 902 महिलाएं हैं। उसके बाद है उधम सिंह का नंबर, यहाँ पे 1000 पुरुषों पे 920 महिलाएं हैं। और उसके बाद है नैनीताल का नंबर, यहाँ पे 1000 पुरुषों पर 934 महिलाएं हैं। सर्वाधिक जन घनत्व वाले 4 जिले घटते क्रम में, तो हरिद्वार इसका जन घनत्व 801 है, उधम सिंह नगर 649, देहरादून 549 और नैनीताल 225। बात करें सबसे कम जन घनत्व वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में, तो पहले नंबर पे आएगा उत्तरकाशी 41, चमोली 49, पिथौरागढ़ 68 और बागेश्वर 116। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में बात करें, तो देहरादून 84.25%, नैनीताल 83.88%, चमोली 82.62% और पिथौरागढ़ 82.25%। तो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 4 जिले, मतलब कि सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग किन किन जिलों में हैं, तो वो क्या है घटते क्रम में। सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग देहरादून में हैं, उसके बाद नैनीताल में हैं, उसके बाद चमोली में हैं, उसके बाद पिथौरागढ़ में हैं। तो देहरादून, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़, ये क्रम याद करिएगा, याद रखिएगा, ये साक्षरता के दृष्टिकोण से हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में देहरादून, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़। फिर से याद कर लीजिए, देहरादून, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़ की बात होगी। बात करें सबसे कम साक्षरता वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम जनसंख्या वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में अगर बात करें, तो बढ़ते क्रम में बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आएगा ऊधम सिंह नगर 73.10%। उसके बाद आएगा हरिद्वार का नंबर 73.43%। उसके बाद आएगा उत्तरकाशी और टिहरी का नंबर आएगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में देहरादून, नैनीताल, पौड़ी और चमोली। तो ये सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 4 जिले। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत देहरादून में है, उसके बाद नैनीताल में, उसके बाद पौड़ी और उसके बाद चमोली में है। तो ये जो क्रम है घटते क्रम में वो है, एक सेकेंड, क्या है कि सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में, तो ऊधम सिंह नगर 73.10%, हरिद्वार 73.43%, उसके बाद उत्तरकाशी और टिहरी है। उसके बाद सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में हैं देहरादून, नैनीताल, पौड़ी और चमोली। अब बात करें तो सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में, सबसे कम महिला साक्षरता वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में बात करें तो उत्तरकाशी है, टिहरी है, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार। नगरीय और
ग्रामीण जननांकीय आंकड़ों की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या और प्रतिशत, तो ग्रामीण जनसंख्या इतनी रही है, प्रतिशत में 69.77%। तो प्रतिशत में इस डाटा को याद रखिए, ग्रामीण जनसंख्या जो ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत है वहाँ पे 69, यानी कि कुल मिला के लगभग 70% ऐसे लोग हैं जो गांव में रहते हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या लगभग 70% है वहाँ की, उत्तराखंड की। नगरीय जनसंख्या की बात करें तो डाटा ये है, याद छोड़ दीजिएगा डाटा को, 30% जनसंख्या यहाँ पे नगरीय जनसंख्या है। तो कुल मिला के लगभग 70% जनसंख्या ग्रामीण है और 30% जनसंख्या नगरीय है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आबादी का दशकीय वृद्धि दर कितना रहा है? तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो दशकीय वृद्धि दर रहा है वो 11.52% रहा है और शहरी क्षेत्रों में आबादी का दशकीय वृद्धि दर 39.94% रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात क्रमशः 1000 और 884। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात जो है उत्तराखंड में, ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है? 100 है और शहरी क्षेत्रों में 884 है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात क्रमशः 899 और कितना है? 868 है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात है वो, शिशु लिंगानुपात वो 899 है और शहरी क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात कितना है? वो 868 है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औसत साक्षरता दर कितना है? वो है 76.31% ग्रामीण क्षेत्र में है और 84.45% शहरी क्षेत्र में औसत साक्षरता दर है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में महिला साक्षरता दर क्रमशः कितना है? तो ग्रामीण क्षेत्र में महिला साक्षरता दर 66.16% और शहरी क्षेत्र में महिला साक्षरता दर 68.96%। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि इस पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे कंपेयर करके अपने दिमाग में प्रश्न बना के उसका उत्तर दे के फिर आगे बढ़ते चलिए ताकि स्पष्ट रहें। जैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में शिशु लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के शिशु लिंगानुपात की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों का शिशु लिंगानुपात क्या है? वो कम है। शहरी क्षेत्रों का शिशु लिंगानुपात कम है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे अगले पॉइंट में ये भी मिलेगा कि ग्रामीण और शहरी औसत साक्षरता की बात करें तो ग्रामीण साक्षरता की अपेक्षा शहरी साक्षरता क्या है? अधिक है। ये तो रहेगा ऑफिशियली, इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये बड़े आसानी से कोई भी इसका जवाब देगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में महिला साक्षरता, ये भी क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्र में कम होगा और शहरी क्षेत्र में महिला साक्षरता अधिक होगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पुरुष साक्षरता ये 86.62% क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता है और 89.05% क्या है? शहरी क्षेत्रों में साक्षरता। यहाँ पे देखिए पुरुषों की साक्षरता क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में कम है और यहाँ पे अधिक है। यहाँ भी सही वही, मतलब कि जिस प्रकार से महिलाओं की है उसी प्रकार से पुरुषों में भी है। 86 है वहाँ पे, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में 86 है और शहरी क्षेत्रों में 89। इसका मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में कम है और शहरी क्षेत्रों में अधिक है। नगरीय जनसंख्या व प्रतिशत की दृष्टि से देश में स्थान जो है उत्तराखंड का वो 20वां है। सर्वाधिक और सबसे कम नगरीकरण वाले जिले उत्तराखंड में देहरादून है, यहाँ पे 55.52% नगरीकरण है और बागेश्वर है, यहाँ पे 3.49% क्या है? नगरीकरण हुआ है। तो सर्वाधिक नगरीकरण वाला जिला कौन सा है? वो देहरादून है। अगर आपके सामने प्रश्न आए कि उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकरण वाला जिला कौन सा है तो आपको बताना है देहरादून। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम नगरीकरण वाला जिला कौन सा है तो आपको बताना है बागेश्वर। बागेश्वर उत्तराखंड में सबसे कम नगरीकरण वाला जिला है। सर्वाधिक 4 नगरीकृत जिले क्रमशः देहरादून सर्वाधिक नगरीकरण है क्योंकि पहले नंबर पे है तो रहेगा ही, उसके बाद नैनीताल है, उसके बाद हरिद्वार है, फिर ऊधम सिंह नगर है। ये नगरीकरण के दृष्टिकोण से क्रम है।
सबसे कम 4 नगरीकृत जिले क्रमशः बागेश्वर सबसे कम नगरीकृत जिला है, उसके बाद रुद्रप्रयाग है, उत्तरकाशी है और अल्मोड़ा। आगे बात करें तो 2011 के अनुसार राज्य में कुल नगर व नगर समूहों की संख्या 116। 2011 के अनुसार राज्य में 1 से लेकर के 5000 तक की आबादी वाले 15,05,001 से लेकर 10,000 आबादी वाले, ये भारी भरकम डाटा को क्या करिए क्लियर कर दीजिए, यहाँ से इस तरह के डाटा नहीं पूछे जाते हैं। एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर घटते क्रम में, तो इनकी इस जनसंख्या को याद नहीं रखना है, बस नगर को क्रम में याद रखना है हल्का फुल्का। तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर घटते क्रम में देहरादून है, हरिद्वार, हल्द्वानी काठगोदाम है, और रुद्रपुर है, काशीपुर है और रुड़की है। कार्य सहभागिता पर आधारित जननांकीय आंकड़ों की बात करें तो 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या यानी कि कर्मकर कितने थे, 38.39। देखिए कितना भयानक डाटा है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में, प्रदेश की जितनी जनसंख्या है उस कुल जनसंख्या में से 38.39% सिर्फ 38.39% लोग काम में लगे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, कर्मकर हैं, कार्यशील हैं, मतलब कार्य कर रहे हैं, कुछ न कुछ काम कर रहे हैं अपनी आय के स्रोत के लिए, अपनी आय के स्रोत के लिए कोई न कोई रोजगार कर रहे हैं, वो प्राइवेट हो या सरकारी हो। उसके अलावा या तो फिर ठेलिया वगैरह लगाएं या कोई दुकान लगाएं या कोई अपना खुद बिजनेस करें। तो कुल मिला के जो कार्यशील जनसंख्या है उत्तराखंड में वो सिर्फ 38.39% है। बात करें जनसंख्या आश्रित, ये छोड़ दीजिए, ये कौन सा पॉइंट है, पीछे से आके देखिए। 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या इतनी है, तो ये पॉइंट ठीक है, इसको हम लोग देख चुके हैं। प्रदेश की कुल जनसंख्या में मुख्य और सीमांत कर्मकर कितने हैं, तो 28.46% मुख्य वर्कर हैं, मतलब कर्मकर है, और 9.93% क्या है, सीमांत कर्मकर हैं। प्रदेश में कुल कर्मकर में मुख्य व सीमांत कर्मकर कितने हैं, तो 74.13% क्या है, मुख्य कर्मकर हैं। प्रदेश में कुल कर्मकर में मुख्य और सीमांत कर्मकर, तो प्रदेश में कुल जनसंख्या, अच्छा यहाँ पे कुल जनसंख्या की बात हो रही है, जनसंख्या के साथ मुकाबला किया जा रहा है, यहाँ पे जितने कर्मकर हैं उतने में से क्या किया जा रहा है, मुकाबला किया जाए। तो जो मुख्य कर्मकर हैं वो 74.13% हैं और जो सीमांत कर्मकर हैं वो 25.87% हैं। प्रदेश की कुल जनसंख्या में कृषक कितने हैं, तो 10.36% लोग क्या हैं, कृषक हैं। उत्तराखंड राज्य में 10.36% लोग क्या हैं, किसान हैं। प्रदेश के कुल कर्मकर में कृषक कितने हैं, 27%। तो कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या कितनी है, 10.36%, और कुल काम करने वाले लोगों में जो कार्यशील हैं, अच्छा प्रदेश की कुल जनसंख्या में किसानों की संख्या 10.36 है, लेकिन जितने लोग काम कर रहे हैं, जो कर्म कर हैं, सिर्फ उनमें से बात करें तो 27% लोग कृषक हैं। प्रदेश की कुल जनसंख्या में कृषि श्रमिकों की संख्या 2.42% कृषि श्रमिक है। प्रदेश में कुल कर्मकर में कृषि श्रमिक कितने हैं, 6.38%। तो कुल जनसंख्या में जो श्रमिकों की संख्या है 2.43% है, जबकि कुल कर्मकर में जो कार्यशील हैं उनमें से 6.38% क्या हैं, कृषि श्रमिक हैं। प्रदेश में कुल कर्मकर में पारिवारिक उद्योग में लगे लोग कितने हैं, 1.98%। प्रदेश के कुल कर्मकर में अन्य क्षेत्रों में लगे लोग कितने हैं, वो 3.75%। धर्म आधारित जननांकीय आंकड़ों की बात करें अब, तो सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले धर्म
कौन से? तो सर्वाधिक जनसंख्या क्या है उत्तराखंड में हिंदू हैं और सबसे कम जनसंख्या जैन है। सर्वाधिक और सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाले धर्म क्रमशः, तो उत्तराखंड में जैन धर्म क्या है? सर्वाधिक साक्षरता है। जैन धर्म क्या है? उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षर है। और मुस्लिम धर्म जो है उत्तराखंड में सबसे कम साक्षर हैं। तो वहीं डाटा की बात कर लें तो जो जैन है वो 96% लोग पढ़े लिखे मिलेंगे उत्तराखंड में, और मुस्लिम जो है वो 51% लोग पढ़े लिखे मिलेंगे उत्तराखंड में। हिंदू प्रतिशत वाले दो जिले, हिंदू प्रतिशतता वाले दो जिले, पहले नंबर पर रुद्रप्रयाग है 99%, 99.13% लोग क्या है वहाँ पे हिंदू हैं, और दूसरे नंबर पे क्या है? बागेश्वर है। मुस्लिम प्रतिशतता वाले दो जिले, पहला तो हरिद्वार है, यहाँ पे 34.28% लोग मुस्लिम हैं, और दूसरे नंबर पे ऊधम सिंह नगर है। सिख प्रतिशतता वाले दो जिले, तो पहले नंबर पे ऊधम सिंह नगर है। ऊधम सिंह नगर में 9.87% के सिख रहते हैं, और उसके बाद दूसरे नंबर पे देहरादून का नंबर आ जाता है। राज्य की कुल आबादी में मुस्लिम आबादी 2001 और 2011 की बात करें तो 2001 में मुस्लिमों की कुल आबादी कितनी थी? 11.92%, जबकि 2011 में 13.95% हो गई। तो 2001 से लेकर के 2011 में मुस्लिमों की आबादी उत्तराखंड में बढ़ी है, तो ये कथन सही हो जाएगा। राज्य की कुल आबादी में हिंदू आबादी 2001 और 2011 में, तो हिंदू आबादी 84.96% थी, 84 से 82 हो गई। ये डाटा देखिए, इसको याद रखिएगा, ये डाटा क्या है? चौंकाने वाला डाटा है। अब क्या कह रहा है कि राज्य की कुल आबादी में हिंदू आबादी 2001 में 84.96% थी, जबकि 2011 में 82.97% हो गई। मतलब कि 85% लगभग की बात करें तो लगभग 85% हिंदू 2001 में थे, और लगभग 83% हिंदू 2011 में हो गए। मतलब कि 2% हिंदुओं की संख्या कम हुई है 2001 से लेकर के 2011 के बीच में। राज्य की कुल आबादी में, राज्य की कुल आबादी में सिख आबादी 2011 और 2001 में मतलब 2001 और 2011 में, तो 2001 में जो सिखों की आबादी थी वो 2.5% मतलब 2.50% थी, और 2011 में 2.34%, यानी कि 2001 से 2011 में इनकी प्रतिशतता में कमी आई है। राज्य की कुल आबादी में ईसाई आबादी 2001 और 2011 की बात करें तो 2001 में ईसाइयों की संख्या 0.32% थी, और 2011 में 0.37%, यानी कि हल्का सा बढ़ गया। अन्य आंकड़ों की बात करें तो राज्य में विकलांग लोगों का प्रतिशत कितना है? 1.84%। तो 1.84% लोग यहाँ पे विकलांग हैं। राज्य के कुल परिवारों में विद्युत सुविधा युक्त परिवारों की संख्या कितनी है? 87.03%। ये विद्युत सुविधा युक्त परिवार है यहाँ पे। राज्य के कुल परिवारों में शौचालय सुविधा युक्त परिवार कितने हैं? तो 65.77% लोगों के पास शौचालय है। औसत जन्म दर कितना है? 16.6% यहाँ का औसत जन्म दर है। औसत मृत्यु दर 6.3% औसत मृत्यु दर यहाँ का है। औसत शिशु मृत्यु दर 24 प्रति हजार है। औसत प्रजनन दर कितना है यहाँ पे? वो है 1.9। मातृ मृत्यु दर कितना है? 103 प्रति लाख जीवित जन्म है। और राज्य में नई स्वास्थ्य व जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? 2013 में। तो आपसे अगर पूछे कि राज्य में नई स्वास्थ्य और जनसंख्या नीति कब घोषित की गई, तो आपको बताना है 2013 में। अनुसूचित जातियों की बात होगी अब, तो अनुसूचित जातियां उत्तराखंड में अनुसूचित जातियों की बात करें तो ये इतनी अनुसूचित जातियां यहाँ पे हैं। कितने हैं? आगरिया, ये कहाँ गया?
आगरिया, बधिक, बादी, बहेलिया, बैगा, बैसवार, बजनिया, बागजी, बलहर, बलाई, बाल्मिक, बंगाली, बनमानुस, बंकफोर, बरवार, बसूर, बावरिया, बेलदार, बेरिया, बुंतू, भुइया, भुइयार, बोरिया, चमार, चेरी, ये दबगर, धागड़, धानुक, धरकार, धोबी, डोम, डोमर, दुधास, धर्मी, धरिया, गोड, ग्वाल, हबुड़ा, हरी, हेला, कालाबाज, कंजड़। इसके अलावा और भी हैं, इसके अलावा जो हैं कपड़िया, करबल, खरेता, खरबार, खटीक, खरीट, कोल, कोरी, कोरबा, लाल बेंगी, मझवार, मजहबी, मुसहर, नट, पंखा, परहिया, पासी, पासी तरमाली, पतरी, सहरिया, सनोरिया, सासिया, तुरैह, रवत व शिल्पकार आदि जातियाँ राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति घोषित की गई है। वर्तमान में इनकी संख्या कितना है? 65 है। तो वर्तमान में इनकी संख्या 65 है। तो ये सब जातियों को याद नहीं करना है। राज्य में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या और प्रतिशत, तो जनसंख्या नहीं याद रखना है, प्रतिशत याद रखना है। तो कुल अनुसूचित जातियों की संख्या 18.8% है। अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है? ये 336, मतलब 936 है। सर्वाधिक एवं सबसे कम अनुसूचित जाति व जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार है और सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला चंपावत है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में, तो वो है हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल। सबसे कम अनुसूचित जाति व जनसंख्या वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में, तो वो है चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चमोली। अनुसूचित जाति के सर्वाधिक और सबसे कम प्रतिशत वाले जिले। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत बागेश्वर में है। बागेश्वर में सर्वाधिक क्या है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति के प्रतिशत हैं। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति बागेश्वर में है। उसके बाद देहरादून में सबसे कम अनुसूचित जाति है। सबसे कम अनुसूचित जाति देहरादून में है। तो बागेश्वर में सबसे अधिक अनुसूचित जाति, जबकि देहरादून में सबसे कम अनुसूचित जाति है। तो ये कथन सही हो जाएगा आपका। अनुसूचित जाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाले 4 जिले, अनुसूचित जाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में, तो सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति है वो बागेश्वर में है, उससे थोड़ा सा कम पिथौरागढ़ में है, उससे कम उत्तरकाशी में है और उससे कम अल्मोड़ा में है। बागेश्वर में 27.73% अनुसूचित जाति हैं, पिथौरागढ़ में 24.90% अनुसूचित जाति हैं, उत्तरकाशी में 24.41% अनुसूचित जाति हैं, जबकि अल्मोड़ा में 24.25% अनुसूचित जाति निवास करते हैं। अनुसूचित जाति के अनुसूचित जाति के सबसे कम प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में बात करें तो देहरादून, उसके बाद ऊधम सिंह नगर, उसके बाद टिहरी, उसके बाद पौड़ी। देहरादून में 13.49% अनुसूचित जाति हैं, ऊधम सिंह नगर में 14.45% अनुसूचित जाति हैं, जबकि टिहरी में 16.50% अनुसूचित जाति हैं और पौड़ी में 17.80% अनुसूचित जाति हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के अनुसूचित जाति की औसत साक्षरता, पुरुष साक्षरता व महिला साक्षरता, तो औसत साक्षरता 74.4% और उसके बाद पुरुष साक्षरता 84.3% और महिला साक्षरता 64.1% है। अनुसूचित जाति के सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाले जिले, तो अनुसूचित जाति के सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला नैनीताल है।
तो नैनीताल में 81.2% अनुसूचित जाति के लोग पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। और सबसे कम कहाँ है? ऊधम सिंह नगर में। तो ऊधम सिंह नगर में 67.3% अनुसूचित जाति के लोग पढ़े लिखे मिलेंगे। राज्य में लोकसभा की 5 सीटों में से कितनी सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है? तो 1 सीट। ये याद रखना है कि अल्मोड़ा की सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, आरक्षित है। राज्य विधानसभा की 70 सीटों में से अनुसूचित जातियों हेतु सुरक्षित कितनी सीटें हैं? 13 सीटें हैं राज्य विधानसभा में। राज्य सेवा में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण कितना है? 19% आरक्षण राज्य सेवा में। राज्य सरकार के 20 लाख तक के ठेकों में SC/ST हेतु आरक्षण कितना है? 10% आरक्षण है। अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो राज्य में मुख्य रूप से जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा और राजी नाम की जनजातियां निवास करती हैं, जिन्हें अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। कब? 1967 में इनको अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में जनसंख्या के घटते क्रम में अनुसूचित जातियां कहाँ पे हैं? थारू में हैं, जौनसारी में हैं, बुक्सा में और भोटिया व राजी। मतलब कि थारू 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में जनसंख्या के घटते क्रम में अनुसूचित जातियां हैं, जो हैं घटते क्रम में अनुसूचित जातियां। मतलब कि सबसे अधिक अनुसूचित जाति कौन सी है? थारू है, उसके बाद जौनसारी है, उसके बाद बुक्सा है, उसके बाद भोटिया है, उसके बाद राजी है। तो सर्वाधिक संख्या में सर्वाधिक जनजाति उत्तराखंड में थारू रहती है। तो थारू अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाली जनजाति है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जौनसारी है, तीसरे नंबर पे बुक्सा, चौथे नंबर पे भोटिया और पांचवें नंबर पे राजी है। बात करें राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या और प्रतिशत। जनसंख्या भूल जाइए, प्रतिशत याद रखिए। तो अनुसूचित जनजातियों की जो प्रतिशत है वो उत्तराखंड में वो 2.9% है। अनुसूचित जनजाति और लिंगानुपात की बात करें तो वो अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात जो है वो 963 है। सर्वाधिक और सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले, तो ऊधम सिंह नगर में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं और रुद्रप्रयाग में सबसे कम अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, सिर्फ 386। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 4 जिले क्या हैं घटते क्रम में? तो पहले नंबर पे ऊधम सिंह नगर, घटते क्रम में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले, ये घटते क्रम में बात हो रहा है। तो पहले नंबर पे ऊधम सिंह नगर, फिर देहरादून, फिर पिथौरागढ़ एवं चमोली। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में बात करें तो रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा और चंपावत में, इन सब क्षेत्रों में सबसे कम अनुसूचित जनजाति निवास करती हैं। सर्वाधिक और सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? ऊधम सिंह नगर है जहाँ पे 7.46% अनुसूचित जनजाति रहती है, और टिहरी है सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला टिहरी है। यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों की जो प्रतिशत है वो 0.14% है। अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में, तो पहले ऊधम सिंह नगर है, दूसरे नंबर पे देहरादून, तीसरे नंबर पे पिथौरागढ़ और चौथे नंबर पे चमोली। अनुसूचित जनजाति के सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले अगर बात करें तो टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी और हरिद्वार हैं। बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के कुल अनुसूचित जनजाति की औसत साक्षरता, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता। तो अनुसूचित जनजाति की औसत साक्षरता कितनी है? 73.9% और पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 83.8% और महिला साक्षरता कितनी है? 62.5%। तो अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाले जिले रुद्रप्रयाग सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। अनुसूचित जनजाति का मतलब कि रुद्रप्रयाग में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग रुद्रप्रयाग में मिलेंगे।
और वहीं पे हरिद्वार में सबसे कम मिलेंगे। रुद्रप्रयाग में जो इनका प्रतिशत है वो 86.3% है और हरिद्वार में जो इनका प्रतिशत है वह है 62.1%। कितना है? 62.1%। विधानसभा के 70 सीटों में से अनुसूचित जनजातियों हेतु सुरक्षित है 2 सीटें। कहाँ कहाँ की? चकराता और नानकमत्ता। चकराता और नानकमत्ता सीटें किसके लिए? अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित है। राज्य सेवा में अनुसूचित जनजातियों हेतु कितनी प्रतिशत आरक्षण सीटें आरक्षित हैं? तो 4% सीटें आरक्षित हैं वहाँ पे। जौनसारी जनजाति की बात करें, जनजातियों में जौनसारी जनजाति की बात करें तो राज्य में द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन है? जौनसारी। जौनसारी जनजाति की सर्वाधिक आबादी कहाँ पे पाई जाती है? देहरादून, जौनसार, बाबर क्षेत्र में इनकी सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। देहरादून के उत्तर पश्चिम में स्थित चकराता, कालसी और त्यूनी तहसील क्षेत्र में संयुक्त रूप से कहा जाता है इनको जौनसार बाबर कहा जाता है। अगर आपसे पूछे जौनसार बाबर किसको कहा जाता है तो देहरादून के उत्तर पश्चिम में स्थित चकराता, कालसी और त्यूनी, इन तीनों को मिलाकर जौनसार बाबर क्षेत्र कहा जाता है। जौनसारी लोग मंगोल तथा डोम प्रजातियों के मिश्रण हैं जो कि बटे हुए हैं 3 भागों में बटे हुए हैं। तो कुल मिला के जौनसारी लोग मंगोल तथा डोम प्रजातियों के मिश्रण हैं। जौनसारियों में कैसा परिवार मिलता है? तो आप याद रखिएगा कि जौनसारियों में संयुक्त परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार मिलता है। पहले जौनसारियों में प्रचलित था कौन सा? बहुपति विवाह। बहुपति विवाह क्या है? जौनसारियों में प्रचलित था। पहले जौनसारी लोगों में ग्राम पंचायत की जगह समिति होती थी, वह है खुमरी, उनको खुमरी कहा जाता था। सॉरी, ये क्या है? अब जो है वह है खुमरी, अब नहीं वह। खुमरी के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्राम ये सयाड़ा कहा जाता था, ग्राम सयाड़ा कहा जाता है था किसको? खुमरी के मुखिया को। खुमरी के मुखिया को ग्राम सयाड़ा कहा जाता था। खेतों के मुखिया को कहा जाता था खत सयाड़ा, खत सयाड़ा कहा जाता था। जौनसारी लोगों का धर्म हिंदू है। जौनसारी अपने को मानते हैं पांडवों का वंशज, ये अपने को पांडवों का वंशज मानते हैं। हनोल, धैना, बिसोई, लखवाड़, टगरी, लक्स्यार, लाखामंडल, मैंद्रथ, सहरान व गबेला है, ये जौनसारी देवस्थल हैं, जौनसारियों के देवस्थल हैं। महासू, पांडव, पवासी और भद्राज आदि कौन से हैं? जौनसारी देवता हैं। तो ये सब क्या है? पांडव, पवासी, भद्राज और महासू, ये क्या हैं? ये सब जौनसारियों के देवता हैं। जौनसारियों के मुख्य देवता कौन है? महासू या महाशिव। तो महासू इनके प्रमुख देवता हैं। हनौल, बुल्डाड़ मतलब बुल्हाड़, हनौल, बुल्हाड़, बिसोई और ये लखवाड़ में है। बिसोई और लखवाड़ में क्या है? महासू देवता के मंदिर। महासू देवता के मंदिर कहाँ हैं? महासू देवता के मंदिर है हनौल में, बुल्हाड़ में, बिसोई और लखवाड़ में महासू देवता के मंदिर हैं। जौनसारियों का मुख्य देवालय कहाँ? जहाँ महासू अपने चारों वीर भाइयों माता देवलाड़ी के साथ विराजते हैं। तो जौनसारियों का मुख्य देवालय जहाँ पर महासू अपने चारों वीर भाइयों व माता देवलाड़ी के साथ विराजते हैं वो क्षेत्र है हनौल। ये तमसा तट पे है, तमसा नदी तट पे स्थित है हनौल, यहाँ पे है। जौनसारी दशहरा को पांडव कहते हैं जबकि विजयदशमी को ये पायता कहते हैं। क्या कहते हैं? पायता। तो अगर आपसे पूछे कि जौनसारी लोग दशहरा को क्या कहते हैं तो आप कहेंगे कि पांडव। पांडव जौनसारी लोग दशहरा को कहते हैं। या फिर जौनसारी लोग पांडव किसको कहते हैं अगर पूछे आपसे तो आप कहेंगे दशहरा को। और वहीं अगर पूछे कि जौनसारी लोग विजयदशमी को क्या कहते हैं तो आप कहेंगे पायता। या फिर अगर उल्टा पूछ लें कि जौनसारी लोग पायता को क्या कहते हैं तो पायता को विजयदशमी कहते हैं।
बिस्सू, पंचाई, दियाई, माघ, नुड़ाई, जागड़, मोगा, ये और उसके बाद कीमावड़ा आदि क्या है, ये जौनसारी त्यौहार हैं, जौनसारी लोगों के प्रमुख त्यौहार हैं। दीपावली के 1 महीने बाद मनाया जाता है बग्वाल उत्सव। बग्वाल उत्सव कब मनाया जाता है? दीपावली के 1 महीने बाद। ये उत्सव जो टॉपिक था हम लोगों का, उसमें हम लोगों ने देखा है। भादो महीने में जौनसारी जागरा नामक त्यौहार या उत्सव मनाते हैं। ये माहूस देवता का उत्सव है। किसका है? मतलब महासू देवता का उत्सव है। महासू देवता का उत्सव है ये। जौनसारी माघ त्यौहार मनाते हैं पूरे माघ भर। जौनसारी अप्रैल में 4 दिन तक बैसाखी त्यौहार मनाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में कहा जाता है बिस्सू। स्थानीय भाषा में इस त्यौहार को बिस्सू कहा जाता है। भेड़ पालक जौनसारियों द्वारा नुड़ाई त्यौहार मनाया जाता है। कब? सावन में। तो सावन में नुड़ाई त्यौहार मनाया जाता है। थारू स्वयं द्वारा निर्मित शराब को क्या कहते हैं? जाड़ कहते हैं। स्वयं द्वारा निर्मित शराब को थारू लोग जाड़ कहते हैं। थारू में दोनों पक्षों में विवाह तय होने को क्या कहा जाता है? पक्की पोढ़ी कहा जाता है। थारू में विवाह की सगाई रस्म को क्या कहा जाता है? अपना पराया कहा जाता है। अपना पराया किसको कहा जाता है? थारू जनजाति में विवाह की सगाई रस्म को अपना पराया कहा जाता है। इनमें विधवा विवाह के बाद दिए जाने वाले भोज को क्या कहते हैं? लठ भरवा भोज कहा जाता है। थारू मानते हैं हिंदू धर्म को। इसके बाद बात करें पछावन, खड्गा भूत, काली, नगरयाई, भूमिया व भूमसेन, कारोदेव, राकत, कलुआ आदि थारू लोगों के देवी देवता हैं। कलुआ भी थारू लोगों का देवी देवता है। बजहर नामक त्यौहार मनाते हैं ज्येष्ठ या बैसाख में थारू लोग। होली के अवसर पर थारू लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तो खिचड़ी नृत्य ये लोग करते हैं। थारू लोगों की अर्थव्यवस्था आधारित है कृषि, पशुपालन और आखेट पर इनकी अर्थव्यवस्था आधारित है। तो एंड ऑफ स्लाइड शो। तो यहाँ पे हम लोगों का स्लाइड क्या होता है? समाप्त होता है। तो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ तक की चीज़ें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।